मेरा नाम फ़खरुद्दीन अंसारी है और मैं एमआईएम से विधानसभा इंचार्ज हूँ मुस्तफ़ाबाद में। ताहिर हुसैन को लेकर बातें कही जा रही है कि पैरोल मिल गई है, कैसा माहौल है और कैसा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, जब दोपहर को ये खबर चली मीडिया पर कि ताहिर हुसैन साहब को कस्टडी पैरोल मिला है तो इलाके में एक अलग ही माहौल बन गया। लोग खुशी में झूम गए क्योंकि उनका एक नेता, एक अच्छा नेता, युवा नेता जो लोगों की भलाई और अच्छे काम के लिए मशहूर था इलाके के अंदर, वो उनके बीच में कल आ रहा है 5 साल के बाद। तो लोगों में एक ऐसा मैसेज चला गया जैसे ईद का चांद दिखता है ना, और लोग कहते हैं भाई ईद का चांद दिख गया, कल ईद है। तो आज समझ लो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को ईद का चांद नज़र आ गया है और कल इंशाल्लाह मुस्तफ़ाबाद में ईद मनेगी। किन मुद्दों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, क्योंकि चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। इसको लेकर कई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनके पास 2-4 ही ऑप्शन हैं, 2-4 ही मुद्दे हैं, सिर्फ आते हैं जज्बाती तकरीर करते हैं और तेरा मेरा रिश्ता क्या और नारे तकबीर और ये सब चीज़ें और इमोशनली बातें करते हैं। मुद्दे कोई है नहीं, जो धरातल के मुद्दे हैं उनको नहीं उठाते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, जबकि और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दे हैं। तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे एमआईएम के पास बहुत हैं और काफ़ी मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो लोग कह रहे हैं जज्बाती बातें करते हैं, ऐसा नहीं, वो हक बात करती है मजलिस, हर दबे कुचले की बात करती है। अगर आप बात करें ताहिर हुसैन साहब की, 5 साल इनको गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया गया इन पार्टियों ने। इन्होंने कभी इनसे आके भी नहीं पूछा। जिस पार्टी में काउंसलर थे उस पार्टी के लिए इन्होंने अपना तन मन धन खून पसीना सब दिया और एक आरोप लगती इन्होंने तुरंत उनको निकाल दिया। और उनके बच्चों के सर पे किसी भी लीडर या नेता ने आकर सर पे हाथ नहीं रखा कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, जो हुआ है इंसाफ हम दिलाएंगे आपको। तो ऐसा नहीं करा। अब इनके ऊपर हाथ रख रहे सरपरस्ती करने के लिए एमआईएम ने इनके सर पे हाथ रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी मिली है। भाई आज तक उनकी ना तो पैरोल मंजूर हो रही थी ना जमानत मंजूर हो रही थी। एमआईएम का नाम जुड़ने के बाद में कम से कम उनको पैरोल मंजूर हुई है। 5 साल बाद एक बाप अपने बच्चों से मिलेगा, एक बच्चे अपने बाप से मिलेंगे और ताहिर हुसैन के खुद वालिद अपने बेटे के सर पर हाथ रखेंगे, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। कई लोग इसको कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल में कभी किसी को याद नहीं आया और ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है कहीं ना कहीं। ये तो देखो, वो अपने हार से बौखला रहे हैं, वो पब्लिक में प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि बीजेपी। अगर बीजेपी ऐसा करती या एमआईएम इस तरह से करती तो अभी इन्होंने, आपको ने देखा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने गठबंधन से लड़ा दिल्ली के अंदर और इनकी सारी सीटें सातों के सातों हार गई। अगर बीजेपी को हराना तो आप दोनों पे नहीं हरा पाए तो आप एमआईएम को क्यों बदनाम करते हैं? उस टाइम तो एमआईएम नहीं थी, हरियाणा में एमआईएम नहीं थी, जो आम आदमी पार्टी ने जाकर कांग्रेस को हरा करके बीजेपी की सरकार बनवाई। गुजरात के अंदर सरकार किसने बनाया आपको पता है? इसने अपने सारे विधानसभाओं पर प्रत्याशी उतार दिए, वहाँ कांग्रेस को नुकसान हुआ। गोवा के अंदर इसने नुकसान कराया। तो हमें तो बदनाम करते हैं। हम तो मजलिस वहाँ लड़ती है जहाँ उसकी क़यादत मजबूत होती है। पूरी दिल्ली में 2 सीटें लड़ने जा रहे हैं, हम 68 सीट तो आप लड़ रहे हैं। आप उन्हें हरा दो ना 68 को, आप 2 की बात ही मत करो भाई, 2 तो हम अपने आप जीत कर आ जाएंगे, आप 68 को हराओ ना। वहाँ तो एमआईएम नहीं लड़ रही, आप उनकी बात करिए जा करके। जैसे यहाँ इस सीट पर 3 प्रत्याशी है, 3 मुस्लिम है जी, तो कई लोगों का कहना है कि वोट डिवाइड होगा और बीजेपी में निकलना आसान वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। वोट ताहिर हुसैन साहब को और मजलिस को जा रहा है। लोग बड़ी समझदारी से वोट करेंगे इस बार, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हमारा लीडर ऊपर कौन बैठा है। हमारा लीडर, अब देखो केजरीवाल साहब को अगर मुस्लिम क़यादत जिता के भेज देती है तो वो उसका, वो जैसे वो बाजीगर के साथ जमूरा होता है ना, तो इस तरह के उनके विधायक और काउंसलर होते हैं। जितना वो कहेंगे कि जमूरे हंस तो हंसेगा, जमूरे नाच तो नाचेगा, ये बंदर वाला नाच उनसे नचवाते। मजलिस का जो सिपाही होता है, कैंडिडेट होता है, जो जीत करके जाता है, वो अपने हक की बात करता है, वो किसी के इशारे पे नहीं चलता, वो मजबूत सिपाही होता है। आपने देखा होगा माजिद हुसैन साहब को अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, एक बिल्डोजर आया था हैदराबाद के अंदर, तो वो शेर कैसे दहाड़ा था और उनको वो बिल्डोजर को लेकर के जाना पड़ गया। लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेतागण उस समय मुसलमानों के काम आए, जब दंगा हो रहा था, लॉकडाउन में काम आए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं इसके लिए आपको खुलासा करूँगा। जब दिल्ली में दंगा हुआ और एक 4-5 दिन के बाद में राहुल गांधी जी अपने 40 एमपीज़ का डेलीगेशन लेकर आए थे जहाँ पर दंगा हुआ, ब्रजपुरी पुलिया पर। तो उन्होंने क्या करा, जो उनका एक पूर्व एमएलए था भीषम शर्मा, उनके स्कूल में भी तोड़फोड़ हुई थी, तो उस स्कूल को देख करके राहुल गांधी जी वापस चले जाते हैं। उसके ही बराबर में हमारी एक फारूकिया मस्जिद है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, उसको जला दिया गया, उसमें कुरान शरीफ जलाए गए। तो राहुल गांधी जी को इतना गवारा ना हुआ कि उस मस्जिद के अंदर झाँक करके देख लें। और उसी से 500 मीटर दूर पर एक कैंप लगा हुआ था, जो दिल्ली राइट विक्टिम्स थे
जिनके घर मकान सब जल गए थे, जिन पर रहने के लिए भी जगह नहीं थी, खाने को राशन नहीं था, तो वो लोग उस कैंप में रह रहे थे ईदगाह के अंदर। तो उन राहुल गांधी जी पे इतना भी गवारा नहीं होगा, उन लोगों के सर पे हाथ रख दें, उनका हालचाल पूछ लें। तो कहाँ से कांग्रेस ने हमारा देखा या भला करा? इन सब के पीछे का कारण क्या है? जिस तरह से आप कह रहे हैं, और भी कई लोगों से हमने बातचीत की है, तो वो भी इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये वजह क्या है इसके पीछे कि जो वो लोग उन लोगों से नहीं मिलते हैं? भाई वजह साफ है, अब इसमें हमारे कहने से वजह साफ है, बिल्कुल दिख रही है कि भाई एक तरफ तो उनका जो विधायक भीषम शर्मा है, तो उसको तो उन्हें देखना है। हमारी मस्जिद फारूकिया है, हमारे लोग कैंप में ईदगाह में रह रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है। वजह क्या हो सकती है? क्या ये इसलिए कि अगर वो वजह यह है कि उन्हें पता है कि हम अपनी कम्युनिटी को खुश रखें। मुसलमान तो हमें फ्री में उनके पीछे वोट दे ही देगा, ये वजह है। उन्हें मुसलमान से हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी मुसलमान को कांग्रेस से है कि हमें हमारी हमदर्द रहेगी, हमारा काम करेगी, और कांग्रेस हमारे लिए काम नहीं करती। और हमारे लोगों ने आपने देखा हो 47 से लेकर आज तक कांग्रेस को भर भर के झोली वोट दिया है। इनको MP बनाए हमने, MLA बनाए हैं, इनको विधायक बनाए हमने, इनको मंत्री बनाए हैं, मगर इन्होंने कभी उसका बदल हमें आज तक नहीं दिया। एक ऐसे समय में जहां कांग्रेस ने बड़े बड़े दिग्गजों को यहां मुस्ताबाद में उतार दिया है, किसी भी तरीके से इस सीट को जीतने के लिए, ऐसे में आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ चाहे वो राजस्थान की टीम हो या फिर उत्तर प्रदेश की टीम हो, अलग अलग जगह से अपने नेतागण उतार दिए गए हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण आप देखिए, मुस्तफ़ाबाद सिर्फ मुस्तफ़ाबाद की आवाज़ सुनेगा। राजस्थान वालों से हमें क्या लेना था ना, वो अपने राजस्थान को देखें, अपने उत्तर प्रदेश को देखें। हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने मोहल्ले की बात को सुनेंगे। राजस्थान वाला हमारी दुख दर्द में शामिल थोड़ी होगा, हमारे दुख दर्द में शामिल हमारा इलाके का आदमी होगा, हमारे मोहल्ले का होगा। राजस्थान वाले आ जाएँ, 4 दिन स्टे करेंगे, चले जाएंगे वापस। उन्हें तो यहाँ की गलियों का भी पता नहीं कि 5 नंबर का है और 8 नंबर का है और 10 नंबर का है, कि ब्रजपुरी का है, कि रामा गार्डन का है। तो उन्हें क्या पता है यहाँ का तो उसे ही पता है जो यहाँ आदमी रहता है। वो 1 मिनट में अपनी लोकेशन को देख ले, कहीं कोई बात होगी, यहाँ हमारे विधायक जी होंगे, अपने होंगे, वो कहेंगे जी ब्रजपुरी में कोई आदमी परेशान है, तो यहीं से फ़ोन करेंगे किसी वहाँ जानने वाले को, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इसको जा करके देखिए। तो राजस्थान वाले को क्या पता होगा कौन आदमी कहाँ है? कई लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को हैदराबाद ही देख लेना चाहिए, हैदराबाद से वो यहाँ आ गए, लोगों को जज्बाती तकलीफ सुनाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, हैदराबाद ओवैसी साहब को क्यों देखना चाहिए? और भी तो पार्टियाँ लड़ रही हैं यहाँ, उन्हें भी तो अपने क्षेत्रों में देखना चाहिए, अपने स्टेटों में देखना चाहिए। ओबीसी साहब के ऊपर ही क्यों एलिगेशन लगाए जाते हैं? और भी पार्टियां हैं भाई, उनकी क्या CPI भी लड़ रही है, और BSP भी लड़ रही है, पीस पार्टी भी लड़ रही है, और भी अदर पार्टियां लड़ रही हैं, NCP भी लड़ रही है 38 सीटों पर। उन्हें क्यों नहीं कह रहे? वो भी तो अपने क्षेत्रों में लड़े जा करके। भाई ये संविधान का अधिकार है, राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, तो इसमें तो उन्हें एलिगेशन लगाने नहीं चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बन रहा है। हम 80-85% ऊपर आ चुके हैं। 10-15% की बात है, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई आ रहे हैं, तो सब ताहिर भाई के साथ होंगे। ताहिर हुसैन के आने के बाद और असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर पदयात्रा लगातार करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो 15% भी उनको लाने के लिए कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 15% तो कल जब ताहिर हुसैन साहब के कदम इस विधानसभा में पड़ेंगे, वो 15% अपने आप आ जाएंगे। तो ये फ़खरुद्दीन साहब हैं जो लगातार चुनावी कैंपेन में हैं और चुनावी कैंपेन को संभाले हुए हैं और भी कई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी के साथ साथ इनका कहना यह है कि सिर्फ 15% वोट मुश्किल से ऐसे हैं जिनको अभी हम अपने तक नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन कोशिश जारी है। अब जैसे ही ताहिर हुसैन के कदम पड़ते हैं, जैसे ही ओवैसी साहब की लगातार जो जनसभाएं चल रही हैं, पदयात्रा जो चल रही हैं, आने वाले दिनों में और जैसे कल के बाद जो पूरा कैंपेन चलेगा, उसके बाद 15% जो वोट बचा है वो भी अपनी तरफ खींचने का दावा ये कर रहे हैं।